वीडियो लेसन में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 एनिमल नेम फॉर एनिमल्स और 4 फ्लोरा, जो कि वर्ड्स है एक्सटेंशन में। बुक के बीच से क्वेश्चंस हैं तो एक बार पढ़ लेना। बुक मैंने चैप्टर भी समझा दिए, तुम वो वीडियो भी देख सकते हो। और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम से पहले एक बार सुन लेना, चैप्टर भी रिकैप्चुलेट हो जाता है और जल्दी से रिवाइज भी हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन कौन से है? चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल और फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। ठीक है, 2 प्लांट जो है वो है वाइल्ड महुआ और दैट इज एक स्पीसीज है हबाडिया न्यूरॉन। ठीक है, स्पीसीज ऑफ ग्रास है। नेक्स्ट देखो, नेम 6 ग्रुप ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो कि क्लासिफाइड हुए IUCN के द्वारा। देखते होती है नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है, जो आसपास के, जिनको कोई थ्रेट वगैरह नहीं है। एक होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनको एक्सटेंशन का थ्रेट है अभी भी। इसके अंदर आता है ब्लैक बक, इंडियन राइनो, लायन टेक मकाक और वाइल्ड एस। फिर उसके बाद आता है वल्नरेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट कौन सी है? वल्नरेबल रिसोर्सेज के बाद जो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडेंजर्ड हो जाए। तीसरी होती है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज वो होती है जो बहुत कम स्मॉल पॉपुलेशन में है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो छोटे से पॉपुलेशन में ही कुछ नेचुरल ट्रेजेडी हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो फिर वो गायब हो जाए। रेयर स्पीसीज में आता है। एंडेमिक होता है जो सिर्फ उसी जगह पे मिलती है। सबके एग्जाम्पल तुमको याद करके जाने हैं। एग्जाम्पल है अंडमान में मिलने वाली अंडमान टील, निकोबार में मिलने वाले पिजन और एक्सटेंट जो गायब ही हो चुके हैं। ठीक है, ये 6 की 6 वेराइटी, इसको याद कर लेना। इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, 4 रिसोर्सेज बताओ जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। वुड, रबर, मेडिसिन, डाइस। 4 मेजर रिसोर्सेज बताओ, जो रीज़न बताओ कि डिप्लीशन, फॉरेस्ट कवर डिप्लीट हो रहा है। पहला डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए हम फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं। दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो अभी भी बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, थोड़े से लैंड पे ये लोग कल्टीवेशन करते हैं, फिर स्लैश वो छोड़ के उस लैंड को, जब कल्टीवेशन हो जाता है, जब क्रॉप निकल आता है, यील्ड मिल जाती है, तो उसको जला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ताकि वो उनका बेसिकली आइडिया ये रहता है कि इस लैंड को छोड़ देंगे तो इसमें मिट्टी वापस से रिकवर हो जाएगी। ठीक है, वापस से उसके न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट उगाने में चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे इससे पॉल्यूशन भी फैलता है और डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ता है। दूसरा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। जब डैम्स बढ़ेंगे ना तो उसके कारण से क्या होगा, आसपास के सारे इलाकों को क्लियर करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। माइनिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में तो हम देखो डोलोमाइट माइनिंग होती है। माइनिंग जब खदानें खोलते हैं, बड़ी बड़ी खदानें खोलते हैं, तब भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और फिर पॉल्यूशन, ठीक है, फॉरेस्ट फ्लाइज, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है तब भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 3 एडवर्स इम्पैक्ट हुए हैं डोलोमाइट माइनिंग में जो कि बक्सर टाइगर रिजर्व के इकोसिस्टम में देखी गई? पहला, इकोलॉजिकल डैमेज हुआ। दूसरा, माइग्रेशन रूट, बेचारे स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका रास्ता खराब हो गया। ये लोग माइग्रेशन खाने के लिए करते हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए करते हैं, तो हमने इनका तो लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया ना। तीसरा, नेचुरल हैबिटेट, जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे लोग, वो बेघर हो गए। लोग नहीं, एनिमल्स बेसिकली, ठीक है, जो वहाँ के नेटिव एनिमल्स थे, जो वहाँ पे बसते थे, उस स्पीसीज का घर छीन लिया गया। 6 फैक्टर बताओ जिससे डिक्लाइन हुई है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका बायोडाइवर्सिटी पहले हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन किस कारण से हो रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कैसे डिक्लाइन हो रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेस्ट काट रहे हैं। फॉरेस्ट फायर्स, आग लग जाती है, पूरा फॉरेस्ट गायब हो जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, इस कारण से भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंच रही है। देखो ना, इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन और बर्ड्स मिल जाती है, छोटे छोटे एनिमल्स जिनकी आवाज़ नहीं है, जो इतने बड़े आसपास दिखते भी नहीं है, वो भी खराब हो वो उनकी भी लाइफ खराब हो जाती है। हंटिंग एंड पोचिंग, ये तो तुम जानते हो। फिर फाइनली पॉइजनिंग, ठीक है, जैसे क्या होता है कि इसमें केस था, कैटल्स जो होती है ना, उनको एक दवाई खिलाई जाती थी जिससे वो ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करे। ठीक है, जब वो कैटल मर जाते थे, डिक्लोफेनाक दवाई का नाम था, जब वो कैटल मर जाती थी तो उन कैटल्स पे ईगल वगैरह फीड करती है ना, जितना भी स्कैवेंजर्स कहा जाता है, क्रो, ईगल्स, इन सब ये डेड और डिके में फीड करते हैं।
तो ये लोग क्या करते थे, ये जब एक गाय मर गई तो उस पर फीड करते थे, और उनकी बॉडी, उस गाय की बॉडी में डिक्लोफेनाक होता था, उसको खिलाया गया था ताकि वो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो जब क्रो और ईगल ये गाय पे फीड कर रही थी, उनकी बॉडी में भी डिक्लोफेनाक जा रहा था। डिक्लोफेनाक जो डाइक्लोफेनाक था, वो जो दवाई थी, वो बेचारे इन बर्ड्स के लिए एक पॉइजन का काम कर रही थी, इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट में इन सब की वल्चर, सॉरी यार ईगल नहीं था, वल्चर की पॉपुलेशन इंडिया में डिक्लाइन हुई। ठीक है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज बताओ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, क्या के डिस्ट्रक्शन के। पहला, अनइक्वल रिसोर्सेज, किसी के पास इतना रिसोर्स है, किसी के पास रिसोर्स ही नहीं है। इन एडिक्वेटेबल कंजप्शन, हम अच्छे से कंज्यूम भी नहीं कर रहे, वेस्ट होने दे रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिफरेंशियल शेयरिंग है, मतलब कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते ही नहीं है एनवायरनमेंट को बचाना, और कुछ लोग थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, वो रिलेटेड है कल्चरल डाइवर्सिटी से। अगर बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान पहुंचेगा तो वहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी पे भी नुकसान पहुंचेगा। ये क्या है, इसके बारे में क्या जानते हो? देखो, क्योंकि इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोवाइज मेनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, बहुत सारे ट्राइबल लोग थे जो स्टार्टिंग से ही फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। फॉरेस्ट से उनको टिम्बर मिलता था, फॉरेस्ट से उनको लीव्स मिलते थे, दवाइयाँ उठाते थे वो लोग, फॉरेस्ट को सेक्रेट मानते थे। तो हमने जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करा, ठीक है, उसके साथ साथ एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो गए, उस पर रहने वाले छोटे छोटे एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, ये सब भी, इनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाती है, और वहाँ के ट्राइबल लोगों की उनकी लाइफ पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जब बायोडाइवर्सिटी पे कोई भी दिक्कत आती है। पहले उन्हें आसपास पानी मिल जाता था, अब पानी लेने होता है दूर दूर जाना पड़ता है। ठीक है, डिग्रेडेशन, ड्रॉट, फ्लडिंग नॉर्मल हो गई है, और पॉवर्टी इज़ डायरेक्टली, और इसके कारण से गरीबी उनकी बढ़ती जा रही है। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए? ताकि हम प्रिजर्व कर पाए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम जो नॉर्मल लाइफ के सिस्टम है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हमारे पास ये लिमिटेड है, ठीक है, जिस हिसाब से हम इनको ख़त्म कर रहे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और इसके कारण से ब्रीडिंग हो पाती है। अगर एक भी स्पीसीज़ को भी, जैसे मान लो तुम सोचो कि छिपलियाँ तो बड़ी डरावनी होती हैं, हम सारी छिपलियों को मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। छिपलियाँ आसपास के मच्छर खाती है, मच्छर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमारी फूड चेन में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट है जितना दूसरा, तो हम एक को भी गायब होने नहीं दे सकते। फिशरीज टू हैव फिशरीज पे हेविली डिपेंडेंट है। फिशेज़ हैं तो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। लिस्ट वेरियस प्रोविजन, इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में क्या क्या प्रोविजन बनाए गए थे? सबसे पहले एक ऑल इंडिया लिस्ट आई थी, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की पब्लिश की गई थी, ठीक है, और बैन कर दिया था हंटिंग में, लीगल प्रोटेक्शन दे दिया था उनके हैबिटेट को, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ट्रेड, वाइल्ड लाइफ में हम ट्रेड नहीं कर सकते। 4 स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। पहला, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई हमारी गवर्नमेंट, जिसने कहा कि आप हंटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लीगल प्रोटेक्शन दे दी, उनके हैबिटेट को नहीं तोड़ सकते, मतलब हैबिटेट नहीं ख़राब कर सकते, ट्रेड, वाइल्ड लाइफ में ट्रेड नहीं कर सकते। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को नेशनल पार्क, मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब ये एक्ट आया उसके बाद बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए गए, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो कि असम काजीरंगा में मिलता है, उनको कंजर्व करने का प्रोजेक्ट बना है। कश्मीरी स्टैग जो कश्मीर में मिलता है, जिसे हंगुल भी कहा जाता है, उसको कंजर्व करने का हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल को लीगल प्रोटेक्शन दिया कि अगर उनकी हंटिंग हुई तो आपको लीगली पनिश किया जाएगा, आपको जेल भी भेज सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए जाते हैं फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है, उससे बड़ा नेशनल पार्क होता है, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती है, वो इतना बड़ा होता है। विच एजेंसी मैनेज, इंडिया में फॉरेस्ट कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। कौन सी 3 कैटेगरी में हमने फॉरेस्ट को बांट रखा है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कौन से 3 है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब आता है, देखो, व्हाट आर परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट एंड वाई? विच स्टेट के पास सबसे ज़्यादा, किसके पास फॉरेस्ट कवर है? परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट क्या होता है, क्या परसेंटेज स्टेट शेयर है फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर? रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है। फॉरेस्ट, इन दोनों को मिला के ही परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है। ये मेंटेन करे जाते हैं ताकि टिम्बर, लकड़ी का प्रोडक्शन हो। मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है
ऑलमोस्ट 75, इंडिया का जितना फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर 75% फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। व्हाट राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस होता है रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच में। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये मोर देन हाफ है, टोटल फॉरेस्ट एरिया का मोर देन हाफ एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये ऑलमोस्ट 1/3 है, दिस इज 1/3 हिस्सा, ठीक है। दे आर मोस्ट वैल्यूएबल, ये ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट को इसलिए बचा रखा है क्योंकि और फर्दर डिप्लीशन ना हो। 5 स्टेट्स के नाम बताओ जिनके पास लार्ज रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया मेंटेन्ड है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, रिजर्व के पहले बता रखे हैं, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। प्रोटेक्टेड में कौन कौन से हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। चलो बाय बाय।